हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें टोटल 2 प्रश्नावली हैं जिसमें लगभग 12 से 15 क्वेश्चन होंगे। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन आज ही की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन करने से पहले इसमें कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि गुणनखंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम गुणनखंड की बात करते हैं कि ये गुणनखंड क्या चीज़ है। गुणनखंड, तो जैसे कि इसके नाम ही से पता लग रहा है, देखो गुणन का मतलब होता है गुणा करना, गुणा करना, और खंड का मतलब होगा टुकड़ा या भाग, इसको कह सकते हैं। भाग मतलब ये वाला भाग नहीं, भाग मतलब टुकड़ा वाला भाग। तो इसी के नाम से हमने इसकी डेफिनेशन बना दी कि गुणा करना और भाग यानी टुकड़ा, खंड मतलब भाग यानी टुकड़ा। तो जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी संख्या ले लो, मान लीजिए अगर मैं 4 को लेता हूँ तो 4 के मुझे क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, अलग अलग करना है। तो 4 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2। तो टुकड़े क्या हो गए इसके, एक तो 2 हो गया और एक ये वाला 2 हो गया, और साथ में मैंने क्या बोला, गुणा करना, तो बीच में यहाँ पे गुणे का साइन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 2 गुणा 2 है ये 4 के गुणनखंड है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैसे ही अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 1। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। यानी अलग अलग संख्याएं हैं, जैसे 5 है तो 5 भी 5 का एक गुणनखंड हो गया, और यहाँ पे 1 है तो 1 भी 5 का एक गुणनखंड हो गया। वैसे ही यहाँ पे देखो केवल एक ही संख्या है, यानी 2 गुणा 2 लिखा मैंने, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो 2 है वो गुणनखंड है 4 का। ठीक, या मैं 4 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 गुणा 1, तब भी 4 गुणा 1 मतलब 4 ही हमारा आंसर आएगा। तो ये जो 4 है ये भी 4 का एक गुणनखंड होगा, और ये जो 1 है ये भी 4 का एक गुणनखंड होगा। तो इसमें 4 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 4 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, और एक 2 हो सकता है। बाकी और देखो 4 को हम क्या क्या टुकड़े इसके कर सकते हैं, बाकी और कोई भी टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसका मतलब 4 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, एक तो 4 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। वैसे ही 5 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, मैंने इसको 5 गुणा 1 लिखा, बाकी और इसको तो कुछ भी नहीं लिख सकते, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणा 5, तो तब भी बात तो एक ही है। यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो 5 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक होगा 5 और एक होगा 1। या आपको सिंपल सी भाषा में इसको ध्यान रखना है। तो देखो ऐसी संख्या मुझे देखनी होगी जिसका भाग संख्या में पूरी पूरी बार चली जाए। जैसे अगर मुझे 4 का गुणनखंड निकालना है, तो अगर मैं सबसे पहले 1 से ट्राई करता हूँ, 1 का भाग अगर मैं 4 में करता हूँ तो अगर पूरी पूरी बार भाग जाता है, यानी जो शेषफल है, शेषफल वो अगर हमें 0 प्राप्त होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि वो जो संख्या होगी, यानी जिससे हमने भाग किया, यानी जो भाजक है जिससे हमने भाग किया, वो जो संख्या है वो भाज्य, इसका एक गुणनखंड होगा। जैसे हमने यहाँ पे भाग किया, संख्या 4 के मुझे गुणनखंड पता करने हैं, तो सबसे पहले मैंने 1 से ट्राई करा, तो 1 का भाग किया मैंने 4 में, तो देखो पूरी पूरी बार जाएगा, 1 गुणा 4, 1 चौको 4, तो यहाँ पे 4 होगा। लास्ट में जो शेषफल है वो 0 मिल रहा है, इसका मतलब 1 4 का एक गुणनखंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा 4 के गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार से अब 1 के बाद 2 आता है, तो 2 को मैंने ट्राई किया, तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे भी जो शेषफल है वो 0 मिल रहा है, मतलब 2 भी 4 का एक गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से 2 के बाद 3 आता है, तो 3 को ट्राई करो, यहाँ पे होगा 3 भागा 4, तो यहाँ पे देखो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यहाँ पे होगा 3, और लास्ट में जो शेषफल है वो हमें 1 मिल रहा है, यानी शेषफल हमें 0 नहीं मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 4 का एक गुणनखंड नहीं है। वैसे ही 3 के बाद अगर मैं 4 को ट्राई करता हूँ, तो 4 और यहाँ पर भी होगा 4, तो एक बार भाग जाएगा, और लास्ट में जो शेषफल है वो हमें 0 मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 भी 4 का एक गुणनखंड है। तो 4 के गुणनखंड हमने निकाल दिए, 1 2 और 4। ठीक है, वैसे ही आपको किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना है, जैसे अगर मुझे 20 का गुणनखंड निकालना है कि 20 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, देखो यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा आगे करके लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम 1 से ट्राई करेंगे, 1 का भाग तो सब में जाता है, तो इसमें भी जाएगा, तो देखो 20 बार जाएगा, मतलब लास्ट में जो शेषफल है वो हमें 0 मिलेगा। तो 20 के गुणनखंड हमें निकालने हैं, तो पहला गुणनखंड हमें मिल गया 1। ठीक, दूसरा अगर मैं 2 से ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे होगा 20,
फिर कितनी बार जाएगा, देखो पहले एक बार जाएगा तो यहाँ पे होगा 2, लास्ट में बचा 0। अब ये 0 यहाँ उतारेंगे तो यहाँ पे भी रिमाइंडर यानी जो शेषफल है वो 0 मिल रहा है, मतलब 2 भी 20 का एक गुणनखंड होगा। वैसे ही अगर मैं 3 ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे होगा 20, तो 3 का भाग तो इसमें पूरी बार नहीं जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे होगा 6 × 18, रिमाइंडर बच रहा है 2, तो शेषफल 2 बच रहा है, मतलब 3 20 का ये गुणनखंड नहीं होगा। वैसे ही अगर मैं 4 ट्राई करता हूँ तो पूरी बार भाग चले जाएगा, तो 4 भी 20 का एक गुणनखंड होगा। वैसे अगर मैं 5 को ट्राई करता हूँ तो 5 का भाग भी इसमें पूरी बार जाता है, मतलब 5 भी गुणनखंड होगा। वैसे ही 6 का भाग नहीं जाता, 7 का भाग नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, फिर 10 का जाता है, तो 10 भी इसके गुणनखंड हो गए। तो इसके सारे गुणनखंड हमने निकाल दिए, एक तो होगा 1, एक 2, एक 4, एक 5 और एक 10, बाकी इसके कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे, आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि गुणनखंड क्या चीज़ होती है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो गुणनखंड के बारे में तो हमने जान लिया कि गुणनखंड क्या चीज़ होती है। अब हम पता करते हैं कि ये अभाज्य क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, तो देखो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ, यानी अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूँ, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके सबसे पहले तो 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड, तो गुणनखंड तो मैंने बता दिया कि क्या चीज़ होती है। तो जिसके 2 गुणनखंड होंगे, और वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, पहला गुणनखंड होगा 1, ठीक है, पहला गुणनखंड तो 1 होगा, और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, खुद वो संख्या, खुद वो संख्या। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 5 की बात करता हूँ, तो देखो 5 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। 5 का पहला गुणनखंड तो 1 हो सकता है, क्योंकि 1 का भाग अगर मैं 5 में करता हूँ तो पूरी बार जाता है, लास्ट में जो शेषफल होगा वो हमें 0 मिलेगा, तो 1 तो 1 होगा। बाकी अगर मैं 2 ट्राई करता हूँ तो यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल 1 मिलेगा, मतलब 2 5 का गुणनखंड नहीं होगा। वैसे ही 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, और 1 होगा 5। ठीक है, तो 5 के गुणनखंड हो गए, एक हो गया 1 और एक हो गया 5। तो मैंने क्या बोला, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिसके 2 गुणनखंड होंगे। तो देखो 5 के 2 गुणनखंड हैं, और वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होने चाहिए, पहला तो होना चाहिए 1 और दूसरा होना चाहिए खुद वो संख्या। तो खुद वो संख्या मतलब अगर मैं 5 की बात कर रहा हूँ तो खुद वो संख्या यहाँ पर क्या होगी, 5 होगी। तो 5 के केवल 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं, एक हो रहा है 1, एक हो रहा है 5, और ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। वैसे अगर मैं 1 की बात करता हूँ कि 1 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन के पास जाओ। तो अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं जिसके 2 गुणनखंड होंगे, बट 1 का तो केवल 1 ही गुणनखंड होता है जो कि 1 होता है, मतलब 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, वैसे अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो 2 के क्या क्या गुणनखंड होंगे, एक तो होगा 1 और एक होगा 2। ठीक है, क्योंकि 1 का भाग अगर मैं 2 में करता हूँ तो पूरी बार जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। वैसे अगर मैं 2 का भाग 2 में करता हूँ तो यहाँ पे भी रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए, एक तो हो गया 1, एक हो गया 2। तो अभाज्य संख्या जिसके 2 गुणनखंड होंगे, इसके 2 गुणनखंड हैं। वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होने चाहिए, पहला तो होना चाहिए 1, दूसरा होना चाहिए खुद वो संख्या। तो यहाँ पे खुद वो संख्या मतलब 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 एक अभाज्य संख्या है। अब देखो 2 के बारे में कुछ और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें, उसको भी मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। देखो 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। और कैसी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि 2 एक अभाज्य संख्या है, और कैसी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं हैं जो सम भी होंगी और अभाज्य भी होंगी। अब देखो ये सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से पूरी बार विभाजित हो जाती हैं, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो इनकी बात तो हम किसी और वीडियो में करेंगे, तो अभी हम अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक, तो इतनी चीज़ें होगी। वैसे अगर देखो 2 के बाद अगर मैं 3 की बात करता हूँ कि 3 एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 के गुणनखंड क्या क्या हैं। देखो 1 का भाग 3 में पूरी बार जाएगा, मतलब 1 एक गुणनखंड होगा।
वैसे ही 2 का भाग नहीं जाता, फिर 3 का जाता है, तो 3 भी इसका एक गुणनखंड हो गया। तो बाकी और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इससे पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब 3 के 2 गुणनखंड हो गए। कौन कौन से? एक तो 1 और एक 3। वही अभाज्य संख्या की डेफिनेशन है, एक तो 1 होना चाहिए, दूसरा खुद वो संख्या होनी चाहिए, यानी 1 और खुद वो संख्या मतलब 3। तो 3 भी एक अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या 1 हो गई 2, 1 हो गई 3। अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो 4 के कितने गुणनखंड हो गए? देखो पहला तो 1 होगा, उसके बाद 2 का भाग भी इसमें पूरी पूरी बार जाता है, वैसे ही 3 का भाग नहीं जाता, फिर 4 का भाग जाएगा। तो 4 के कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3। बट अभाज्य संख्या क्या है? जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बट यहाँ पे तो गुणनखंड 3 हो रहे हैं, मतलब 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। वैसे ही अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो 5 के भी केवल 2 गुणनखंड होंगे। कौन कौन सी? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक 1 और एक 5, मतलब 5 भी एक अभाज्य संख्या होगी। वैसे ही 6 नहीं होगी, क्योंकि 6 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 और 6, यानी 4 गुणनखंड हो गए। जबकि यहाँ पे अभाज्य संख्याओं में मैंने बोला केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। वैसे ही 7 भी एक अभाज्य संख्या होगी, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 11 भी एक अभाज्य संख्या होगी, 12 नहीं होगी, 13 और ऐसे करते करते 17 आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि अभाज्य संख्याएँ क्या चीज़ होती हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो, अगर मैं अपने क्वेश्चन की ओर जाता हूँ, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करना है? पहले तो हमें अभाज्य संख्याएं ढूंढनी है और उसके बाद गुणनखंड भी उसके देखने हैं। तो देखो, अगर सबसे पहले अगर मैं 140 की बात करता हूँ तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 140। तो 140 के क्या करने हैं? मुझे अलग अलग टुकड़े करने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 4 के गुणनखंड निकालूं तो 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? एक तो होगा 2 और एक होगा 2, यानी 2 गुणा 2 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, या 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो 2 2 बार आ रहा है, मतलब 2 की पावर 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 गुणा 1, तो ये भी 4 के गुणनखंड हो गए। बट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 4 गुणा 1। तो 4 तो एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, इसका मतलब इसके भी मुझे गुणनखंड करने होंगे। तो 4 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गुणा करके लास्ट में हमें 4 ही मिलना चाहिए। तो वैसे ही मुझे 140 को ऐसे भागों में बांटना है जो अभाज्य भी हों और उसके गुणनखंड भी निकल आएँ। तो कैसे मैं करूँगा? देखो, जैसे हम मौसों निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, यानी या तो HCF निकालते हैं या LCM निकालते हैं, लॉसो। वैसे ही हम इसको करेंगे जैसे हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि मौसा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से हम एक बॉक्स बना देते हैं, इस प्रकार से, और यहाँ पे लिखना है 140। तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं कि कौन सी संख्या ऐसी है जो इससे पूरी पूरी बार कटेगी। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, तो यहाँ पे 2 से ट्राई करेंगे कि ये जो संख्या है ये 2 से पूरी पूरी बार कटेगी कि नहीं कटेगी। अब देखो, आपको भाज्यता के नियम भी पता होने चाहिए, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको इनके भाज्यता के नियम तो पता होने ही चाहिए। तो क्या क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस संख्या के अंत में अगर 0 आता है, यानी अगर सम संख्या आती है, सम संख्या आए तो वो जो संख्या है वो 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 140 की बात करता हूँ तो अंत कहो या स्टार्टिंग कहो एक ही बात है। मतलब यहाँ पे हमें देखना है, इकाई के अंक में हमें देखना है कि सम संख्या अगर है तो वो जो संख्या होगी वो 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में 0 आ रहा है, तो 0 भी एक सम संख्या है। तो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया या 10 हो गया। तो 10 के स्टार्टिंग में देखो 0 आ रहा है, तो तभी मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा कि 0 एक सम संख्या है। ठीक है, तो अगर ये नंबर आए 0 2 4 6 8, ये नंबर अगर आते हैं तो वो जो संख्या होगी वो 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। तो 2 का भाज्यता का नियम तो ये हो गया। वैसे ही 2 के बाद आता है 4, तो
तो 4 में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे 2 में आपने ध्यान रखा कि स्टार्टिंग का केवल एक नंबर हमें देखना होता है, बट 4 में स्टार्टिंग के 2 नंबर हमें देखने होते हैं। यानी ये जो 2 संख्याएं हैं ये अगर 4 से पूरी बार विभाजित होती हैं, इसका मतलब वो जो संख्या होगी वो भी 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे देखो 2 नंबर क्या हैं, एक तो है 4 और एक है 0। तो मैं 4 का भाग इस संख्या में करके देखूंगा कि ये जो संख्या है ये 4 से पूरी बार कट रही है कि नहीं कट रही है। देखो अगर मैं यहाँ पे 4 का भाग करता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, मतलब यहाँ पे होगा 4 और 0, और यहाँ पे 0 है तो 0, मतलब पूरी बार कट रही है, मतलब जो शेषफल है वो हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब ठीक है, शेषफल है वो 0 मिल रहा है। तो ये जो संख्या है ये 4 से कट रही है, मतलब ये संख्या भी 4 से कटेगी। अब देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे कितने नंबर हैं। देखो यहाँ पे 5, 6, 7, 8 इतनी बड़ी संख्या भी अगर होगी तो हमें केवल ये 2 नंबर देखने हैं। तो ये 2 नंबर अगर 4 से कटेंगे तो ये जो पूरी संख्या है ये भी 4 से कटेगी। ठीक, दूसरी चीज़ ये होगी। अब 4 के बाद आएगा 8। तो जैसे 2 में हमने स्टार्टिंग का 1 नंबर देखा, 4 में हमने स्टार्टिंग के 2 नंबर देखे, तो वैसे ही 8 में हमें क्या देखने हैं, स्टार्टिंग के 3 नंबर देखने हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर है 7, 8, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 0, इतना बड़ा नंबर है। तो हमें ये देखना है कि इसमें 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमें क्या देखना है, इतने बड़े नंबर से भाग नहीं करना है, केवल स्टार्टिंग के 3 नंबर देखने हैं, 1, 2, 3। तो 8 का भाग 120 में करके देखेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 8 और फिर यहाँ पे होगा रिमाइंडर बचा 4, फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ पे होगा 40, 5 हो गया तो यहाँ पे 40, मतलब रिमाइंडर 0 बच रहा है। यानी 8 का भाग 120 में पूरी बार जा रहा है। तो 120 यानी इसमें अगर 8 का भाग पूरी बार जा रहा है तो ये जो नंबर है इसमें भी 8 का भाग पूरी बार जाएगा। इसको आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 का भी हो गया, 4 का भी हो गया और 8 का भी हो गया। अब हम बात करते हैं 3 की। तो 3 में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अंकों का सम है यानी अंकों का योग अगर 3 से पूरी बार कटेगा तो वो जो संख्या है वो भी 3 से पूरी बार विभाजित होगी। तो एग्जांपल के लिए मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा 120। ठीक है, कि मुझे चेक करना है कि इसमें 3 का भाग पूरी बार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सारे अंक हैं इनका सम यानी योग कर दूंगा। जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, तो इन सबको जोड़ दो। तो कितना आ रहा है, जोड़ के आ रहा है 3। तो जोड़ करके जो संख्या आई ये अगर 3 से पूरी बार विभाजित होगी तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो देखो जैसे 3 का भाग 3 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी 3 रास में रिमाइंडर यानी शेष 0 बच रहा है। तो 3 का भाग इसमें पूरी बार जा रहा है, मतलब 120 में भी पूरी बार जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, 120 का भाग करना है 3 में तो 4 होगा, 12 और 0 मतलब 40 बार जाएगा। ठीक है, वैसे ही कोई भी बड़ा नंबर ले लो, मान लीजिए 7, 8, 6, 5, 3, इतना बड़ा नंबर मैंने ले लिया। तो इसमें 3 का भाग करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी ये अंक है सबको जोड़ देंगे। तो देखो जोड़ के कितना आ रहा है, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22 और 22 और 7 29। तो 3 का भाग करके देखेंगे हम 29 में। तो देखो पूरी बार जा रहा है क्या, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे होगा 27। पूरी बार नहीं जा रहा है, शेषफल 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर होगा इसमें भी 2 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि 3 को भाग करने का नियम क्या है। क्या करना है, सब नंबर हमें जोड़ने हैं और जोड़ के जो नंबर मिलेगा वो अगर 3 से पूरी बार विभाजित हो रहा है तो वो जो नंबर होगा, जो स्टार्टिंग में हमने नंबर लिखा है वो भी 3 से पूरी बार विभाजित होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। वैसे ही 9 के लिए भी होता है। 9 के लिए क्या होता है कि अगर कोई नंबर हमने लिख दिया, मान लीजिए 7, 8, 7, 6, 8, 5, ये नंबर हमने लिख दिया, तो इन सब नंबर को जोड़ दो। तो कितना आ रहा है, 7 + 6 + 8 + 5, तो 8 और 5 13, 13 और 6 19 और 7 26। अब देखो जोड़ करके 26 आ रहा है। तो अब हम 9 का भाग करके देखेंगे कि 26 में पूरी बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे होगा 18 और लास्ट में रिमाइंडर बचा 8, मतलब 26 में 9 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है इसमें भी 9 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 के लिए और वैसे ही हो गया 9 के लिए। अब हम बात करेंगे 5 के लिए। तो 5 के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इकाई के अंक में या तो 0 हो या 5 हो, ये दोनों में से कोई सा भी अगर हो तो वो जो संख्या होगी वो 5 से पूरी बार कट जाएगी। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 120, तो यहाँ पे इकाई के अंक में 0 है, मतलब ये जो संख्या है ये 5 से कट जाएगी। वैसे अगर मैं 125 की बात करता हूँ तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 है, मतलब ये जो संख्या है ये भी 5 से कटेगी। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इकाई के अंक में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी।
ठीक। वैसे ही अगर मैं 6 की बात करता हूँ तो जो संख्या 2 से भी पूरी पूरी बार विभाजित होगी और 3 से भी पूरी पूरी बार विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से भी पूरी पूरी बार विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 8 की बात करता हूँ तो 8 तो 2 से पूरी पूरी बार विभाजित है बट 3 से नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं 2 का भाग 8 में करता हूँ तो 4 बार पूरी पूरी बार जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 0। बट अगर मैं 3 का भाग करता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 2, यानी रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल होगा वो हमें 2 मिलेगा। तो देखो 2 का भाग तो इसमें पूरी पूरी बार जा रहा है बट 3 का नहीं जा रहा है, मतलब 8 जो संख्या होगी वो 6 से विभाजित नहीं होगी। वैसे ही अगर मैं 12 की बात करता हूँ तो 12 देखो 2 से भी पूरी पूरी बार विभाजित होता है और 3 से भी होता है, मतलब जो 12 है वो 6 से भी पूरी पूरी बार विभाजित होगा। ठीक, तो 6 के लिए हो गया। अब देखो अगर मैं 7 की बात करता हूँ तो 7 के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कोई संख्या है 1 2 3 4 ये संख्या है तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो इकाई का अंक है, ये जो 4 है, इसको दोगुना कर दो। इसका हमने दोगुना कर दिया तो 8 आया। अब देखो बाकी इसका मैंने दोगुना कर दिया, बाकी नंबर यहाँ पे क्या बचा, 123 बचा, और बाकी यहाँ पे इसको दोगुना करके 8 आया। तो अगर मैं इन दोनों को घटाता हूँ तो घटा के वो जो संख्या है वो अगर 7 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है, मतलब वो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे घटा के यहाँ पे कितना आ रहा है, 13 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1, तो 115 आ रहा है। अब देखो भाग करके देख लो तो कितना आ रहा है, 7 से कम 7, यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 4 और 45, पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये भी 7 से पूरी पूरी बार विभाजित नहीं होगी। ठीक, तो ये हो गया 7 का। 8 की भी हमने बात कर ली। अब देखो 10 के लिए क्या है, जिसके इकाई के अंक में 0 आए तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे है 120 तो ये 10 से विभाजित होगी। जैसे अगर 125 आता है तो यहाँ पे इकाई के अंक में 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये जो संख्या है ये 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, वैसे अगर मैं 11 की बात करता हूँ तो 11 में क्या होगा, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, और विषम संख्याओं का पहले योग करना है। ठीक है, इनका योग करना है, उसके बाद सम और विषम के योग को माइनस कर देना है। तो अगर वो जो माइनस करके 11 से पूरी पूरी बार विभाजित होगा, या देखो जैसे अगर 0 आएगा या 11 का कोई मल्टीपल आएगा, 0 आ सकता है, 22 आ सकता है, या 33 आ सकता है, 44 आ सकता है, ऐसे अगर आता है तो वो जो संख्या होगी वो 11 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो आपको इसमें क्या देखना है, सम संख्याओं का स्थान देखना है। मतलब देखो जैसे 1 है तो 1 तो विषम संख्या है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 3 4 5 है, तो आपको ये नंबर नहीं देखने हैं, बस इनके स्थान देखने हैं कि सम और विषम कहाँ पे आ रहा है। तो ये तो विषम आ रहा है, ये भी विषम आ रहा है, ये भी विषम आ रहा है, और ये वाला भी विषम आ रहा है। तो जो विषम स्थान है उनको अलग कर दो। तो विषम है 6 प्लस 1 है 4, विषम स्थान 1 3 और 5 मतलब 2। ठीक है, तो इनको जोड़ दो, मतलब 2 4 और 6 इनको जोड़ दो। और सम स्थान कौन कौन से हैं, सम स्थान दूसरे स्थान पर ये है, फिर ये है, और फिर लास्ट वाला ये है, मतलब 5 और यहाँ पर 3 है, 5 3 और 1, तो यहाँ पे होगा 5 3 और 1। इनको अलग, विषम स्थानों को अलग जोड़ दो, सम स्थानों को अलग जोड़ दो। तो 5 और 3 8 और 1 9, तो ये तो आ रहा है 9, माइनस इनको जोड़ के कितना आ रहा है, 6 और 4 10 और 2 12, इनको जोड़ के 12 आ रहा है, तो इनको माइनस कर दो। तो माइनस करके कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो 3 11 से पूरी पूरी बार विभाजित नहीं होगा, मतलब ये जो संख्या होगी ये भी 11 से पूरी पूरी बार विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो 11 में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सम स्थान हैं उनको पहले अलग जोड़ दो, और जो विषम स्थान हैं उनको अलग जोड़ दो, फिर सम और विषम स्थानों के योग को माइनस कर दो। माइनस करके अगर 0 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल यानी 11 का कोई गुणा जा रहा है, जैसे 11 22 33 ऐसे आ रहा है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये जो भाज्यता का नियम है, अगर आपको यहाँ पे ढंग से समझ में नहीं आए तो मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊँगा, वहाँ पे बता दूँगा, वहाँ पे आपको ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है। तो देखो आप पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 140 दिया है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 140 लिख दूँगा। ठीक, ऐसे बॉक्स बना देंगे। अब देखो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ट्राई करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, मतलब 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 की भाज्यता का नियम मैंने बताया कि स्टार्टिंग में अगर सम संख्या है यानी 0 2 4 6 8 ये अगर नंबर है तो वो जो संख्या है वो 2 से कट जाएगी। तो देखो यहाँ पे 2 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा, तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 7 दूनी 14 और यहाँ पे होगा 0। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सा आप भाग कर दो,
140 में मुझे 2 का भाग करना है, तो यहाँ पे होगा 7 और यहाँ पे होगा 7 दूनी 14, फिर 0 बचा, यहाँ पे 0 बचा तो इस 0 को यहाँ पे उतार देते हैं तो 70 आया। फिर देखो यहाँ पे 0 आ रहा है मतलब 2 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, 2 का भाग 70 में करना है, तो 3 बार जाएगा, यहाँ पे होगा 6, रिमाइंडर बचा 1, 0 है तो यहाँ पे उतारेंगे, फिर 5 होगा तो यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे होगा 0, तो ये 35 आया। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 आ रहे हैं, मतलब सम संख्या नहीं आ रही है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब हम 3 से ट्राई करेंगे क्योंकि 2 के बाद तो 3 आता है, तो 3 के लिए मैंने क्या बोला था कि वो जो अंक है उनको जोड़ के देख लो। तो देखो एक है 3, एक है 5, तो इनको जोड़ के आ रहा है 8। अब 8 में अगर 3 का भाग करते हैं तो पूरी बार नहीं जाता है, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। 3 के बाद आता है 4, तो 4 में भी नहीं जाएगा क्योंकि 4 के लिए मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग के 2 अंक हमें देखने होते हैं, तो 2 का नहीं जा रहा है तो 4 का भी नहीं जाएगा। अब हम 5 ट्राई करेंगे, तो 5 के लिए मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग में यानी इकाई के अंक में या तो 0 हो या 5 हो, तो तभी उसमें 5 का भाग चले जाएगा। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 आ रहे हैं, मतलब इसमें 5 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे 5 का भाग करेंगे तो कितना होगा, 5 सत्ता 35। अब देखो 7 आ रहे हैं तो 7 में केवल 7 का ही भाग जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1। तो देखो 140 के मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। ये सारे जितने भी नंबर हैं ये अभाज्य संख्याएँ हैं, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो इसके मैंने गुणनखंड निकाल दिए, तो क्या क्या हैं, एक तो है 2, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 5 और फिर आ रहा है 7। मतलब अगर मैं इन चारों को गुणा कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, 140 ही मिलेगा। गुणा करके आप देख सकते हैं, जैसे हमने 4 के गुणनखंड किए थे 2 गुणा 2, वैसे ही हमने 140 के भी गुणनखंड कर दिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 140 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, एक तो हो गया 2, एक हो गया 5 और एक हो गया 7। तो ये इसके गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड भी कौन से होंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 140 को हम ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था, जो संख्या जितनी बार आएगी उसकी पावर उतनी हो जाएगी। देखो जैसे 2 बार आ रहा है मतलब 2 की पावर 2। अगर 2 3 बार आता, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 3 बार आता तो 2 की पावर 3 कर दे। 4 बार आता तो 2 की पावर 4 करते। अगर 5 यहाँ पे 2 बार आता, जैसे 5 गुणा 5 आता तो यहाँ पे 5 की पावर 2 हो जाती। तो 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, और यही हमें निकालना था। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब देखो इसका दूसरा पार्ट क्या दिया है। दूसरा पार्ट दिया है 156। दूसरा पार्ट दिया है 156, तो 156 का भी हम ऐसे ही भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, 2 ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखो 6 आ रहा है, मतलब सम संख्या आ रही है तो 2 का भाग चले जाएगा, तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 1 बचा 16 हुआ तो 8 दूनी 16। फिर यहाँ पे 8 आ रहा है, मतलब 2 का भाग दोबारा चले जाएगा। फिर 2 हुआ तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 18 हुआ तो 9 दूनी 18। अब देखो विषम संख्या आ रही है, मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब 3 से ट्राई करते हैं, तो इनको जोड़ के देख लो, 9 और 3 12। तो 12 में 3 का भाग पूरी बार जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे होगा 3, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो 13 होगा। अब देखो 13 विषम संख्या है, मतलब 13 में केवल या तो 1 का भाग जाएगा या 13 का भाग जाएगा, बाकी और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें अब 13 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में 1। ठीक है, ऐसे हम मौजू निकालते थे। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी 156 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी 2 बार आ रहा है, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 38 25। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। इसके मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम 2 से ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे तो विषम संख्या आ रही है, मतलब 2 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा। फिर अगर हम 3 से ट्राई करते हैं तो कितना हो रहा है, इनको जोड़ दो, मतलब 3 8 2 और 5, इन सबको जोड़ करके देख लो। तो 8 और 3 11 और 5 और 2 7, इनको जोड़ दो तो ये आ रहा है 18। तो 18 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 मतलब 22, तो 7 3 21 और 15, 5 3 15। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि 3 का भाग करना है हमें 38 25 में। तो यहाँ पे 1 बार जाएगा, यहाँ पे होगा 3, रिमाइंडर बचा 0। फिर 8 उतारेंगे, यहाँ पे होगा 2 6, रिमाइंडर बचा 2। फिर 2 उतारेंगे 22, फिर यहाँ पे होगा 7 और यहाँ पे होगा 21। फिर 1 बचा, यहाँ पे होगा 15। फिर 5 बार जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा, लास्ट में आ रहा है 0।
तो 12×75 मतलब यही हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये हो गया। अब देखो इसमें किसका भाग जाएगा, तो 2 का भाग अगर हमने इसमें किया, इसमें नहीं जाएगा, इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा, मतलब 2 का भाग हम दोबारा नहीं करेंगे। 3 का दोबारा करके देख लो, तो ये जो संख्या है 1 2 7 5, तो इनको जोड़ दो, 7 और 5 12 और 2 और 1 3, यानी 12 और 3 15, तो 15 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा, तो 3 का भाग करके देख लो, तो यहाँ पे होगा 4, मतलब 3 चक्कू 12, यहाँ पे होगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये हो गया। अब इसमें दोबारा 3 का भाग करके देख लो, तो यहाँ पे होगा 4 और 2 6, 6 और 5 11, देखो अब 11 आ रहा है, 11 में 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। 3 के बाद देखो 4 आता है, तो 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, मतलब 4 का भी नहीं जाएगा। अब 5 ट्राई करेंगे, तो 5 के लिए मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, इकाई के अंक में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 5 है, मतलब 5 का भाग इसमें चले जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25। वैसे ही दोबारा 5 का भाग करेंगे, तो यहाँ पे होगा 5 एकम 5, फिर यहाँ पे होगा 3, 7 पंजे 35। अब देखो 17 भी विषम संख्या है, विषम संख्या होने का मतलब या तो 1 का भाग जाएगा या 17 का भाग जाएगा, बाकी किसी भी नंबर का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आप सीधे 17 का भाग करेंगे, तो यहाँ पे होगा 1। तो ये जो 3825 है या 3800 जो 25 है, इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, तो यहाँ पे 3 2 बार आ रहा है, मतलब 3 की पावर 2 गुणा 5 भी 2 बार आ रहा है, मतलब 5 की पावर 2 गुणा 17, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, वैसे ही देखो हम इसको ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5005। तो अब देखो यहाँ पे विषम संख्या आ रही है, मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर 3 का अगर हम ट्राई करते हैं तो इनको जोड़ दो, तो 5 और 5 10, तो 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। अब देखो 2 का इसमें नहीं जा रहा है, मतलब 4 का भी नहीं जाएगा। फिर 5 बचता है, तो स्टार्टिंग में 5 आ रहा है, मतलब 5 का भाग इसमें चले जाएगा, तो यहाँ पे होगा 5 एकम 5 0 0 और यहाँ पे होगा 1, तो 5 का हो गया। अब दोबारा इसमें 5 का ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 आ रहा है, जबकि 5 का भाग करने के लिए यहाँ पे या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, मतलब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। अब 6 का ट्राई करते हैं, तो देखो इसमें अगर 2 और 3 का नहीं जा रहा था, मतलब 6 का भी नहीं जाएगा, तो इसमें नहीं जा रहा था तो इसमें भी नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर अगर हम 7 का ट्राई करते हैं, तो 7 के लिए मैंने क्या बोला था, ये जो संख्या है यानी इकाई का जो अंक है इसका 2 गुना कर दो। ठीक है, 2 गुना कर दिया। अब जो अंक बचे, क्या क्या बचा, ये तो हमने हटा दिया था, 100 बचा, तो इसमें से ये माइनस कर दो, 100 बचा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 98। अब देखो इसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 7 एकम 7 2 यानी 28, तो जा रहा है, 7 चौको 28, तो इसमें भी 7 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे 7 करेंगे तो यहाँ पे होगा 7 एकम 7 10 मतलब 3, तो 7 चौको 28 और 2 बचा 21, तो यहाँ पे होगा 7 3 21 यानी 143 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखो भाग करेंगे 7 का 1001 में, तो एक बार जाएगा, यहाँ पे होगा 7, फिर रिमाइंडर बचा 3, 0 उतारेंगे 30 हुआ, तो 7 चौको यहाँ पे 4 होगा 28, फिर यहाँ पे 2 बचा और 1 उतारेंगे तो यहाँ पे होगा 7 21। ठीक है, 0 बच रहा है। अब देखो कितना आ रहा है 143, तो इसमें भी दोबारा ट्राई करेंगे कि 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इकाई का अंक देखो 3 है, इसका 2 गुना कर दो तो 6 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 14 माइनस 6, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8। अब देखो 8 में 7 का भाग नहीं जाता है, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। अब 7 का हो गया, 8 का भी नहीं जाएगा। फिर 9 का ट्राई करो, तो 9 का 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 आ रहा है, तो 9 में मतलब 9 का भाग इसमें नहीं जाता है, मतलब 9 का भी नहीं होगा। फिर 10 का भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। अब 11 का ट्राई करते हैं, तो मैंने क्या बोला था, सम को अलग ऐड कर दो और विषम को अलग ऐड कर दो। तो जो सम संख्या है इसमें 1 2 और 3, तो सम संख्या कौन सी है, केवल 4 है, और विषम संख्या कौन सी है, ये और ये वाली, मतलब 3 और 1 4। तो इनको फिर माइनस करते हैं, तो माइनस करके 0 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, अगर 0 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है, जैसे 11 22 33 ऐसे अगर आ रहा है, तो इसमें 11 का भाग चले जाएगा। तो देखो 0 आ रहा है, मतलब इसमें 11 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे 11 का भाग कर दो, तो यहाँ पे होगा 11 कम 11, फिर यहाँ पे 3 होगा, 11 3 33। अब 13 एक विषम संख्या है, मतलब केवल 13 का ही भाग यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और इसको कमेंट करके आप बताएंगे कि आंसर कितना आ रहा है।
तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हिंदी में मौसव बोला जाता है, और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हिंदी में लॉसव बोला जाता है। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। और आगे हमें ये भी दिया है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखो इसमें एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y, अगर मैं इन दोनों नंबर को आपस में गुणा करता हूँ तो इनको गुणा करके वही आएगा जो इनके एलसीएम और एचसीएफ इनको गुणा करके आता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और यही चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कोई भी दो नंबर है, पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y, इनका गुणनफल मतलब जब इनको आपस में गुणा किया जाता है तो गुणनफल आ गया। जो गुणनफल होगा वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ये भी हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो इसका पहला पार्ट हमें क्या दिया है, तो पहले पार्ट में हमें दो संख्याएँ दी हैं, पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91। तो अगर मुझे इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो अगर मैं 26 के गुणनखंड निकालता हूँ तो गुणनखंड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद यहाँ पे 2 से ट्राई करते हैं, यानी 2 का भाग इसमें करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले क्वेश्चन में ढंग से समझा चुका हूँ। तो 2 का भाग इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे 13 हो जाएगा। या आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है, 2 का भाग करना है 26 में। तो पहले तो एक बार जाएगा, यहाँ पे होगा 2 0, फिर 6 उतारेंगे तो यहाँ पे होगा 3, तो 3 दूनी 6 मतलब यहाँ पे 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे 13 आ गया, और 13 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें या तो एक का भाग जाएगा या खुद वो संख्या का भाग जाएगा। तो खुद वो संख्या मतलब यहाँ पे 13 है तो 13 का भाग जाएगा। तो एक का भाग तो सब संख्याओं में जाता है, तो यहाँ पे अब 13 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो लास्ट में 1 आ रहा है, इसका मतलब 26 के जो गुणनखंड होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 13। तो 13 के गुणनखंड, या इसको अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं। तो 13 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 और 13। ठीक, अब हम 91 का निकालेंगे। तो 91 का भी ऐसे ही निकालना है। तो सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, तो 2 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा। फिर 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 का नियम मैंने आपको क्या बताया था, ये जो संख्याएँ हैं इनको जोड़ दो। तो 9 और 1 10 आ रहा है, तो 10 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। अब देखो 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। 5 के लिए क्योंकि यहाँ पे जो इकाई का अंक है वो 0 और 5 होना चाहिए, तभी 5 का भाग जा सकता है। तो 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा। 6 के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर 2 और 3 का भाग जा रहा है मतलब 6 का भी जाएगा, तो इसमें 6 का भी नहीं जाएगा। अब 7 से ट्राई करते हैं, तो 7 के लिए मैंने आपको बोला था या तो 7 को डायरेक्ट इसमें भाग करके देख लो, या तरीका मैंने आपको क्या बताया था, जो इकाई का अंक है मतलब जो 1 है इसका 2 गुना करना है, तो इसका 2 गुना कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 गुना करके ये 2 आ रहा है, और बची हुई संख्या कौन सी है, 9 है। तो अगर मैं इनको माइनस करता हूँ, यानी 9 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो 7 आ रहा है, और 7 में 7 का भाग पूरी बार जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो इसमें देखो 7 का भाग जाएगा तो कितना होगा, 7 एकम 7 और 7 3 21। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, मतलब 13 में 13 का ही भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 91 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 91 को लिख सकता हूँ 7 गुणा 13। तो ये दोनों के मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब देखो अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, 13 इनमें कॉमन है, तो यहाँ पे 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और अगर हमें एलसीएम निकालना है तो पहले हमें ये देखना होगा जो दोनों में कॉमन है उसको लिखेंगे। तो 13 दोनों में कॉमन है तो हम यहाँ पे 13 लिख देंगे इनटू, अब देखो जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक तो 2 कॉमन नहीं है, मतलब 2 का भी गुणा करेंगे, और 7 कॉमन नहीं है तो 7 का भी गुणा कर देंगे। अब इनका गुणा करके देख लो कितना आ रहा है, 13 दूनी 26 गुणा 7, 7 छक्के 42, 7 छक्के 7 दूनी 14 और 4 18। तो इनका एलसीएम निकाल के आ रहा है 182। अब देखो एचसीएफ भी हमने निकाल दिया 13 है, और एलसीएम भी हमने निकाल दिया 182 है। अब ये हो गया। अब देखो कभी कभी बच्चे क्या होता है कि इन्हीं में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमारा एचसीएफ निकलेगा, कौन सा हमारा एलसीएम निकलेगा। तो इनका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे कभी कभी ये सोच लेते हैं जैसे एचसीएफ की जगह पे वो एलसीएम निकाल देते हैं, और एलसीएम की जगह पे वो एचसीएफ निकाल देते हैं। तो इसका तरीका सिंपल सी बात है, यहाँ पे एफ़ लिखा हुआ है, एफ़ का मतलब होता है फैक्टर, और फैक्टर या इसको हिंदी में गुणनखंड बोला जाता है, गुणनखंड, ठीक है। और यहाँ पे है एम, एम का मतलब होगा मल्टीपल, और मल्टीपल को गुणज बोला जाता है।
तो गुणनखंड का मतलब किसी भी चीज़ के टुकड़े करना। तो जैसे अगर मैं 26 के टुकड़े करता हूँ तो 26 के टुकड़े करके ये आ रहा है, और अगर 91 के टुकड़े करता हूँ तो इसके टुकड़े करके ये आ रहा है। तो गुणनखंड आपको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर होगा, मतलब जो मेन संख्याएँ हमारी निकलेंगी वो उससे छोटा ही होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 13 है वो 26 और 91 से छोटा है। जबकि जो मल्टीपल होगा, जो गुणज होगा, अब देखो गुणज को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो गुणज का मतलब होता है पहाड़े। तो जैसे 3 का पहाड़ा अगर हमें पढ़ना है तो क्या होता है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, फिर 9, फिर 12। तो मतलब 3 से बड़ा ही नंबर आ रहा है। अगर मुझे 3 के पहाड़े पढ़ने हैं तो 3 से बड़ा ही नंबर आ रहा है। पहला आ रहा है 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। तो हमें ये देखना है कि जो एलसीएम होगा वो हमेशा ही इन दोनों संख्याओं से बड़ा होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 182 आ रहा है, जो कि इन दोनों संख्याओं से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर एचसीएफ आएगा तो दोनों संख्याओं से छोटा ही होगा, और अगर एलसीएम हमें निकालना है तो दोनों संख्याओं से बड़ा ही होगा। तो ये हमने निकाल दिया। अब देखो इसमें कुछ और चीज़ें हमें पूछी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो दोनों संख्याएं, मतलब पहली संख्या है इसमें 26 और दूसरी संख्या है 91, तो इनको गुणा करके कितना आना चाहिए, इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आना चाहिए। मतलब इनको गुणा करके एलसीएफ आ रहा है इसका 13 इंटू एलसीएम आ रहा है 182। तो अगर इसको गुणा करके यही आता है जो इनको गुणा करके आता है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो ये होगा 26 इंटू 91। तो यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 2। तो 9 6 का 54 को 4, 9 दूनी 18 और 5 23। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 6, 4 और 2 6, 3 और 2। तो ये आ रहा है 2366 के बराबर। अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 3 दूनी 6, 8 3 24 और 3 कम 3 4 5, और यहाँ पे होगा 2 8 और 1 6 6 और 8 और 5 13 को 3 1 और 1 2। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो हमने आंसर निकाला ये सही है। ठीक है, तो ऐसे हमें इन क्वेश्चन को करना है। वैसे ही देखो इसका दूसरा वाला पार्ट भी होगा, तो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पे होगा 510 और 92। अब सबसे पहले अगर मुझे 510 के गुणनखंड निकालने हैं तो गुणनखंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है, मतलब 2 का भाग चली जाएगा। तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे भी होगा 5। अब देखो इसमें यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब इसमें 2 का नहीं जाएगा। फिर 3 का ट्राई करेंगे, तो 3 के लिए मैंने बोला था सारी संख्याओं को जोड़ दो। तो 5 और 5 10 और 2 12। तो 12 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो 3 का भाग करेंगे तो 8 3 24 और 5 3 15। फिर 8 और 5 13, 13 आ रहा है, मतलब इसमें अब 3 का भाग नहीं जाएगा। अब ना तो 4 का जाएगा फिर 5 का जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है और मैंने बोला था 0 और 5 आएगा तो उसमें 5 का भाग चले जाएगा। तो यहाँ पे होगा 5 एकम 5 और 5 7 35। अब देखो 17 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब या तो इसमें 1 आ जा सकता है या वो खुद वो संख्या। तो यहाँ पे 17 है तो या तो 17 का जा सकता है। तो 1 का भाग तो सब में जाता है, तो यहाँ पे अब 17 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 510 के गुणनखंड हमने निकाल दिए। यहाँ पे 1 होगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो ये हो गया 510 का। अब मुझे 92 के निकालने हैं, तो 92 के भी ऐसे ही गुणनखंड निकाल दो। तो यहाँ पे 2 है, मतलब 2 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे होगा 4 और 6। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2 और 3। अब देखो 23 हो रहा है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, मतलब या तो 1 का जाएगा या 23 का जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 23। अब यहाँ पे 1 हो गया, तो हमने 92 के भी निकाल दिए। कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला था, जो दोनों में कॉमन हो। तो एक तो ये वाला कॉमन है, मतलब एक तो 2 होगा। फिर क्या कॉमन है, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ आ गया 2। अब देखो अगर मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था, पहले जो कॉमन है उसको लिख दो। तो 2 कॉमन है तो 2 हमने लिख दिया। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो एक तो 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, तो ये लिख दिया। और यहाँ पे 2 भी नहीं है और 23 भी नहीं है, तो ये भी लिख दिया। अब इनको गुणा करके देखो कितना आ रहा है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60। तो ये होगा 60 गुणा, अब इनको गुणा कर दो तो 17 51, 17 दूनी 34 और 5 39। तो ये होगा 39। अब इनको गुणा कर दो तो यहाँ पे होगा 0, 6 एकम 6, 9 6 का 54 को 4 हासिल 5 और 6 3 18 और 5 23। तो ये आ रहा है 23,460।
तो ये हमने HCF भी निकाल दिया, LCM भी निकाल दिया। अब देखो हमें जांच करनी है, मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल है x और y का गुणनफल इनके LCM और HCF के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92। तो इनको गुणा करके देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 5 दूनी 10। अब 9 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो 0, 9 एकम 9 और 9 पंजा 45, तो इतना आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे होगा 0, 2, 9, 5 और 1 6 और यहाँ पे होगा 4, तो ये आ रहा है 46,920। अब इनका LCM और HCF, तो LCM कितना है, LCM है 2, तो इसका गुणा करेंगे 2 के साथ में, तो कितना आएगा 0, 6 दूनी 12 को 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 6 ही होगा और 2 दूनी 4, तो ये भी आ रहा है 46,920। और यही हमें दोनों संख्याओं को गुणा करके मिल रहा है। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणा है वो LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 336 और 54। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 336 और 54। तो पहले अगर मैं 336 के गुणनखंड निकालता हूँ तो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1, फिर 6 और फिर 8, फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे होगा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, फिर दोबारा 2 का जाएगा तो यहाँ पे होगा 4 और 2, फिर 2 का जाएगा यहाँ पे होगा 2 और 1। अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब 2 का तो नहीं जाने वाला। फिर 3 से ट्राई करेंगे तो 2 और 1 3, मतलब जोड़ के 3 आ रहा है, तो 3 का भाग चले जाएगा तो यहाँ पे होगा 7। अब 7 में केवल 7 का ही भाग जाता है क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल दिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया। अब 54 के निकाल दो, तो यहाँ पे 4 है, मतलब 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे होगा 2, फिर 7, 27 में 3 का भाग जाएगा क्योंकि 7 8 9 आ रहा है, तो यहाँ पे होगा 9 3 27, फिर 3 का जाएगा यहाँ पे होगा 3, फिर दोबारा 3 का जाएगा यहाँ पे होगा 1। तो देखो 54 के भी हमने निकाल दिए, कितना होगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये हो गया। अब देखो अगर मुझे HCF निकालना है तो HCF के लिए मैंने क्या बोला था, जो दोनों में कॉमन हो। तो एक तो 2 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 1 3 कॉमन है, देखो 3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हो गया 3, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब HCF आ जाएगा 6। अब देखो अगर मुझे LCM निकालना है तो LCM कितना हो जाएगा, जो चीज़ कॉमन है पहले तो वो लिखेंगे। तो एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो ये लिख दिया। अब जो चीज़ कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे, तो 1 2 3, 3 बार 2 तो यहाँ पे होगा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 7 भी कॉमन नहीं है तो गुणा 7, और साथ में ये वाले 2 3 कॉमन नहीं है, तो इनको मैं 3 गुणा 3 लिखो या 9 लिखो एक ही बात है। अब पहले 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये होगा 16 गुणा 9 गुणा 3, 27 गुणा 7, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये हो जाएगा 16 गुणा 7 7 49 को 9, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। अब इसमें 16 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे होगा 9 छक्का 54, 8 छक्का 48 और 5 53 को 3 हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11, फिर यहाँ पे होगा 9 8 और 1, तो ये आ रहा है 4, 9 और 3 12 को 2, 8 और 1 9 और 1 10 की 0, 1 और 1 2 और 1 3, तो 3024 ये आ रहा है, ठीक है। तो HCF हमने निकाल दिया 6 और LCM हमने निकाल दिया 3024। तो हमें जांच भी करनी है, मतलब 336 गुणा 54, इनको गुणा करके किसके बराबर आना चाहिए, 6 गुणा 3024 के बराबर आना चाहिए। तो इनको गुणा करके आप खुद ही देख सकते हैं, देखो दोनों बराबर आएंगे, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था। तो इसमें देखो पहला पार्ट दिया है मुझे 12, 15 और 12 के HCF और LCM निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो देखो यहाँ पे 2 से भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे होगा 6, फिर 2 का भाग जाएगा यहाँ पे होगा 3, फिर 3 का भाग जाएगा यहाँ पे होगा 1। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल दिए 2 गुणा 2 गुणा 3, एक तो ये हो गया। अब 15 के निकाल दो, तो देखो यहाँ पे 5 है, तो पहले 3 से चेक करेंगे क्योंकि 2 का भाग तो नहीं जाएगा इसमें, तो 5 और 1 6,
तो 6 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा, तो यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5 दिए 15। फिर यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 अभाज्य संख्या है, मतलब 5 का 5 में ही जाएगा, तो हमने 15 के भी निकाल दिए, 3 गुणा 5। अब 21 के निकाल दो, तो 21 का क्या होगा, पहले 3 का जाएगा क्योंकि 2 + 1 3 होता है, तो 3 में जाता है, मतलब इसमें भी भाग जाएगा, तो यहाँ पे होगा 7। फिर 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 में 7 का ही जाएगा, यहाँ पे होगा 1। तो 21 के भी हमने निकाल दिए, 3 गुणा 7। अब देखो HCF के लिए मैंने आपको क्या बोला है, जो सब में कॉमन हो, तो सब में कॉमन तो 3 आ रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 3 कॉमन आ रहा है, मतलब 3 इसका HCF हो गया। और LCM क्या होगा, जो कॉमन आ रहा है पहले तो उसको लिख दो, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी लिखेंगे, तो 2 गुणा 2, इसको मैं 4 लिख सकता हूँ, इंटू 7 और 5, तो 7 पंजे 35। तो ये कितना हो गया, 3 चौकू 12 गुणा 35, तो 12 पंजे 60, 12 × 36 और 6 42। तो LCM हमने निकाल दिया 420 और HCF निकाल दिया 3। वैसे ही 17, 23 और 29 का भी निकालेंगे। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो अगर मैं इन तीनों का यानी 17 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 गुणा 17। वैसे ही 23 को लिखना चाहूँ तो 23 को लिख सकता हूँ 1 गुणा 23, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में या तो 1 का भाग जाता है या खुद वो संख्या का भाग जाता है। तो खुद वो संख्या यहाँ पे 17 है, तो ये 17 हो गया। वैसे ही 23 के साथ में भी होगा, वैसे ही 29 के साथ में भी होगा, तो यहाँ पे होगा 1 गुणा 29। अब देखो अगर मुझे HCF निकालना है तो HCF क्या आएगा, HCF इन तीनों में कॉमन देखो 1 है, तो HCF तो आ गया 1। और LCM क्या आएगा, LCM जो कॉमन है वो भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। इसको गुणा करके आप देख सकते हैं कितना आ रहा है। देखो मैं डायरेक्ट इसको गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये गुणा करके आएगा 11,339 के बराबर। आप इसको गुणा, पहले इन दोनों को गुणा कीजिए, जो भी आएगा फिर इसके साथ में गुणा कीजिए, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो HCF भी हमने निकाल दिया और LCM भी हमने निकाल दिया। अब देखो लास्ट इसमें दिया है कि 9 और 25 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 8 का निकाल दो। तो 8 का हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे होगा 4, फिर 2 का भाग जाएगा यहाँ पे होगा 2, फिर 2 का भाग जाएगा यहाँ पे होगा 1, तो ये हो गया 8 के निकाल दिए हमने 2 गुणा 2 गुणा 2। या आपको अगर देखो ऐसे नहीं करना है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो अगर आपको डायरेक्ट निकालना आता है तो ये वाले मेथड का यूज़ मत कीजिए, आप यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं। तो 8 का मैंने निकाल दिया। वैसे ही अगर मुझे 9 का निकालना है तो 9 में मतलब 3 का भाग जाएगा, फिर दोबारा 3 का जाएगा, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, और लास्ट में 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 5, तो ये हो गया। अब देखो HCF मुझे निकालना है, तो HCF देखो क्या आ रहा है इनमें, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब HCF आएगा 1, ठीक है। 1 क्यों आएगा, क्योंकि अगर मैं इन तीनों को 1 से गुणा करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर हमें LCM निकालना है तो LCM क्या आएगा, जो कॉमन है वो तो एक बार आएगा, मतलब 1 तो आ गया, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो एक तो 8 कॉमन नहीं है, या 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इसको 8 भी लिख सकते हैं। वैसे ही 9 और वैसे ही 25। अब देखो गुणा करके कितना आएगा, 25 8 होता है 200, 200 गुणा 9 और 9 दूनी 18, मतलब 1800 आएगा। तो HCF भी हमने निकाल दिया, LCM भी हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 2 नंबर हमें दिए हैं और इनका HCF हमें दिया है 9 के बराबर है और हमें इनका LCM निकालना है। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ आपको बताई थी कि कोई भी 2 नंबर है, मान लीजिए पहला नंबर हो x और दूसरा नंबर है y, तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दूं तो इनकी जो वैल्यू आती है वो इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आती है। यानी HCF और LCM को गुणा करके वही मिलता है जो इन दोनों को गुणा करके मिलता है। तो देखो यहाँ पे मुझे 2 संख्याएं दी हैं, पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। तो अगर मैं इसको x मानता हूँ और इसको y मानता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 306 इंटू y कितना है 657 के बराबर है, बराबर इनका HCF हमें दिया है 9 के बराबर है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, इंटू LCM हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे L, C और M। अब देखो अगर मुझे LCM चाहिए तो इसको नीचे लेके आओ, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा 306 गुणा 657/9। अब देखो 9 का भाग इसमें चले जाएगा, क्यों चले जाएगा, क्योंकि 9 को डिवाइड करने का नियम मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या में डिवाइड करना है पहले उसके अंकों को जोड़ दो। तो इसमें कौन कौन है, एक तो 3 है, एक 0 है, एक 6 है, तो इनको जोड़ के देख लो तो 6 और 3 9 आ रहा है,
तो 9 में 9 का भाग पूरी पूरी बार जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो डिवाइड करके कितना आएगा, 9 तिये 27 और फिर 3 बचा यानी 36 और 9 चौको 36, तो ये होगा 34 इंटू 657। तो अब इसको गुणा करके देख लो, यहाँ पे होगा 657 और 34, तो 4 से करेंगे तो 7 चौको 28 को 8, 5 चौको 20 और 2 22, 6 चौको 24, 25 26, तो ये हो गया। अब 3 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो 7 तिये 21 को 1, 5 तिये 15, 16 17, 6 तिये 18 और 1 19, तो यहाँ पे होगा 8, 2 और 1 3, 7 और 6 13 को 3, 9 10 11 12 को 2, 1 और 1 2, तो इसके बराबर आ रहा है और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो एक तरीका तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का। अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर मुझे 306 और 557 का एलसीएम निकालना है तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। तो देखो यहाँ पे 6 है, मतलब 2 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे होगा 15 और यहाँ पे होगा 3, तो 153 हो रहा है। तो यहाँ पे किसका भाग जाएगा, अब 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ के कितना आना चाहिए, 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 आ रहा है जिसमें 3 का भाग चले जाता है, तो इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे होगा 5 तिये 15 और यहाँ पे होगा 1 और 5 और 1 6, दोबारा 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे होगा 3 एकम 3 और 7 तिये 21। अब देखो 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में केवल 17 का ही भाग जाएगा, तो 306 के मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। अब वैसे ही अब 657 के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या आ रही है। अब 3 को ट्राई करेंगे तो इनको जोड़ के देख लो, तो 6 और 5 11 और 7 18, तो 18 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे होगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 9 तिये 27, फिर 9 10 11 12, दोबारा 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे होगा 7 तिये 21 और 3 तिये 9। अब देखो यहाँ पे 73 आ रहा है और 73 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें या तो 1 का भाग जाएगा या उसी संख्या का भाग जाएगा, तो यहाँ पे 73 है तो यहाँ पे 73 का भाग जा सकता है। तो अब देखो 73 का भाग जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 657 के भी हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 657, ये होगा 3 गुणा 3 गुणा 23, तो ये हो गया। अब देखो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो जो कॉमन है उसको लिख दो। तो देखो 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो एक बार यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर दोबारा 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो दोबारा 3 लिख देंगे। अब देखो जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो क्या क्या कॉमन नहीं है इसमें, एक तो 2 कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा, एक 17 कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 17 इंटू, यहाँ पे ये 73 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इंटू में एक 73 भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 73 हो जाएगा। अब देखो अगर हम इन सब को गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर ही आएगी, आप चेक करके देख सकते हैं। तो इसके दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको इसको एक बार एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ कि ये पूछना क्या चाहता है। तो इसमें दिया है कोई भी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसा करते जो अनंत तक जाती है, ठीक है। तो n की वैल्यू इनमें से मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे दिया है संख्या 6 की पावर n, तो यहाँ पे 6 की पावर n का मतलब क्या होगा कि 6 की पावर n की वैल्यू मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। तो पहले अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पे होगा 1, फिर अगर मैं 2 रखता हूँ तो देखो अगर मैं 6 की पावर 2 रखता हूँ तो यहाँ पे होगा 2, फिर 3 रखता हूँ तो 6 की पावर 3, फिर ऐसे करते 4, ऐसे करते करते आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो संख्या है ये कहीं पर 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। 0 पर समाप्त होने का मतलब इसका इकाई का अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा। देखो अगर मैं पहली संख्या ट्राई करता हूँ तो 6 की पावर 1 का मतलब होता है 6, तो देखो इसमें इकाई का अंक तो 6 आ रहा है, तो जो कि 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये तो नहीं होगा। वैसे अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 36। यहाँ पे भी इकाई का अंक 6 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है। वैसे अगर मैं 6 का क्यूब ट्राई करता हूँ तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6,
ठीक है। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 मतलब 6 छक्का 36 गुणा 6 जो कि होगा 216 के बराबर। तो यहाँ पे भी इकाई का अंक 6 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है। वैसे अगर मैं 4 ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे होगा 6 गुणा 6 गुणा 6। तो मतलब अगर मैं इन तीनों को गुणा करता हूँ तो ये तो 216 के बराबर आएगा। फिर अगर मैं एक और 6 का गुणा करता हूँ तो 6 छक्का 36 जो कि इकाई के अंक में यहाँ पे भी 6 आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि 6 की पावर कितनी भी करो, 6 की पावर कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं तो इकाई के अंक में हमेशा 6 ही आएगा। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर हम आगे गुणा करेंगे, आप कैलकुलेटर उठा के देख सकते हैं कि 6 की पावर कितनी भी आप करोगे तो इकाई के अंक में हमेशा 6 ही मिलेगा। तो हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि ये जो संख्या है ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। अब देखो ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, एक एग्जाम्पल आपको बुक में दिया है। देखो इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 अगर हम देखते हैं, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें भी सेम टू सेम वही है, बस जो नंबर है वो चेंज है। यहाँ पे 4 की पावर n का हमें निकालना था, जबकि यहाँ पे हमें 6 की पावर n का निकालना है। तो अगर मैं इसको एक बार मिटा के एक बार ढंग से आपको समझा दूँ तो ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो आपको पेपर में कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप यही लिखेंगे कि यदि किसी संख्या n के लिए संख्या यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे लिखना है 6 की पावर n, 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक, इतना लिख दिया। अर्थात यहाँ पे होगा 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यहाँ तक भी हो गया। यह संभव नहीं है क्योंकि, अब देखो यहाँ पे क्योंकि के बाद ये लिखा हुआ, तो इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसको अलग अलग करेंगे। तो इसके अगर मैं अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ तो यहाँ पे है 6 की पावर n, जिसको मैं देखो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, तो इसकी पावर n हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, क्योंकि ये जो n है ये पावर होल में है। तो होल में होने का मतलब इसकी भी पावर हो जाएगी, इसकी भी पावर हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू कुछ भी मानूँ, मान लो 2 मानता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2, जो कि 3 गुणा 6 यानी 6 की पावर 2 होती है, जो कि 36 के बराबर होती है। बट अगर मैं इनको अलग अलग करके लिखूँ तो अलग अलग करने का मतलब, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 तो भी 36 ही आएगा। देखो कितना आ रहा है, 2 की पावर 2 मतलब 4 गुणा 3 की पावर 2 मतलब 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणा 3, तो ये होगा 9। तो 9 चौको यहाँ पे भी 36 ही आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो ये मैंने इनको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे होगा 6 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। तो अभाज्य संख्या 2 और 3 आ सकती है। अब आगे लिखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो ये चीज़ आपको इसमें लिखनी है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है व्याख्या कीजिए कि ये कोई नंबर हमें दिया है और ये दूसरा कोई नंबर हमें दिया है, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले भाज्य संख्याएं लिख देता हूँ, भाज्य संख्या। तो देखो ऐसे टाइप की 2 संख्याएं होती हैं, एक होंगी भाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या। तो इन दोनों संख्याओं के बारे में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में समझा चुका हूँ। सबसे पहले अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करता हूँ तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड। अब देखो ये 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, पहला तो गुणनखंड होगा 1 और दूसरा गुणनखंड होगा खुद वो संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो अगर हमें ये पता करना है कि ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है, तो देखो 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है और एक खुद वो संख्या मतलब 1 2 हो सकता है। गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या हमें देखनी है कि जिसका भाग इसमें पूरी बार जाए। तो 1 का भाग अगर हम 2 में करते हैं तो पूरी बार जाता है, यहाँ पर 0 रिमाइंडर बचेगा। वैसे ही अगर मैं 2 का भाग 2 में लगाता हूँ तब भी पूरी बार जाएगा,
ठीक है, तब भी रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके 2 गुणनखंड आ रहे हैं। पहली चीज़ तो 2 गुणनखंड आ रहे हैं, और 2 गुणनखंड कौन कौन से आ रहे हैं? पहला आ रहा है 1 और दूसरा आ रहा है खुद वो संख्या, मतलब दूसरा आ रहा है 2। तो 2 एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक, वहीं पे अगर मैं भाज्य संख्याओं की बात करूं तो भाज्य संख्याएं वही संख्याएं होंगी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? एक तो होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा 4। क्योंकि अगर मैं 1 का भाग 4 में करता हूँ तो पूरी पूरी बार जाएगा। ठीक है, 2 का भाग अगर मैं 4 में करता हूँ तब भी पूरी पूरी बार जाएगा, और अगर मैं 4 का भाग 4 में करता हूँ तब भी पूरी पूरी बार जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 के गुणनखंड हो गए, एक तो हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 4, मतलब 3 गुणनखंड हो गए। तो भाज्य संख्याएं मैंने क्या बोली? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड होनी चाहिए। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, मतलब ये एक भाज्य संख्या है। तो अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ तो क्वेश्चन में जो पहला अंक हमें दिया है वो ये दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है। तो अगर मैं 13 यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक तो बचेगा 7 गुणा 11 और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो इतना बच रहा है। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 13 गुणा 11 सत्ता 77 और प्लस 1, यानी ये 78 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 78। तो मतलब ये वाली जो संख्या है इसके हमने कितने गुणनखंड निकाल दिए? एक तो होगा 1, क्योंकि एक तो हर संख्या का गुणनखंड होगा, तो इसका भी होगा, तो एक गुणनखंड हो गया 1। या मैं अगर इसको 1 से गुणा करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक गुणनखंड हो गया 1, दूसरा गुणनखंड हो गया 13 और तीसरा गुणनखंड हो गया 78। तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। तो एक्सप्लेन करके आप यही दिखा सकते हैं कि जो संख्या है इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। और इसको आप यहाँ पे दिखा दीजिए कि एक हो रहा है 1, एक हो रहा है 13, एक हो रहा है 78। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस गुणनखंड 2 से अधिक निकालने हैं। अगर गुणनखंड 2 से अधिक निकल गए तो इसका मतलब वो भाज्य संख्या होगी। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड आ रही है, इसीलिए ये जो संख्या है ये एक भाज्य संख्या होगी। बस ये लिख दीजिए। वैसे ही अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। तो देखो, इसको भी हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? इसमें भी यहाँ पे देखो प्लस दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लो। तो अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक होगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 1। तो देखो, इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड होगी। तो अगर मैं इसको भी 1 से गुणा करता हूँ, क्योंकि ये भी एक संख्या होगी और एक तो हर संख्या से विभाजित हो जाती है, तो इससे भी होगी। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसका एक गुणनखंड तो 1 हो गया। दूसरा गुणनखंड हमने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, तो दूसरा गुणनखंड ये हो गया। और तीसरा गुणनखंड अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो तीसरा गुणनखंड ये वाला हो गया। तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी एक भाज्य संख्या है। ठीक, तो ऐसे शो करके इसको भी आप दिखा सकते हैं। अब देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो, इसमें दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो खेल का मैदान कैसे भी हम बना सकते हैं। मान लीजिए ये खेल का मैदान है और इसके चारों ओर मतलब इस प्रकार से कोई वृत्ताकार पथ है, तो ये हमने बना दिया। ठीक, आगे दिया है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, तो पूरा एक चक्कर मतलब यहाँ से यहाँ तक जब वो दोबारा पहुँचेगी तो उसको टोटल 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18 मिनट। आगे दिया है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब देखो, मान लीजिए रवि भी यहीं से चलना प्रारंभ करता है, तो वो यहाँ से चल के दोबारा अगर यहाँ पे पहुँचा तो उस टाइम पे उसको टोटल कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट लग रहे हैं। तो ये सोनिया यानी एस में लिख देता हूँ और ये रवि यानी आर में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों का टाइम मैंने लिख दिया। आगे दिया है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, तो एक ही स्थान हमने पहले से ही माना है, तो मान लीजिए वो एक स्थान ये वाला है, एक ही स्थान और एक ही समय। टाइम भी दोनों का बराबर है, मतलब दोनों ने अगर 8 बजे चलना प्रारंभ किया, अगर सोनिया ने 8 बजे चलना प्रारंभ किया तो रवि भी 8 बजे ही चलना प्रारंभ करेगा, क्योंकि इसमें टाइम बराबर दिया है। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो मान लीजिए वो इस दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो दोबारा कब वो यहाँ पे मिलेंगे ये हमें निकालना है। तो कब मिलेंगे? जब ये दोनों जो टाइम हैं ये बराबर होंगे। जैसे स्टार्टिंग में दोनों का टाइम कितना है? जब वो दोनों स्टार्टिंग में यहाँ पे खड़े थे तो इस टाइम पे दोनों का टाइम 0 था।
ठीक है, इसका भी टाइम 0 था, 0 मिनट था, और इसका भी टाइम 0 था, तो तभी दोनों प्रारंभिक स्थान पे थे। तो अब हमें ये देखना है कि कब ये दोनों जो टाइम है ये बराबर होंगे। तो देखो पहले मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ सोनिया का टाइम और रवि का टाइम। तो स्टार्टिंग में तो दोनों का जो टाइम है वो 0 होगा, यहाँ पे भी होगा 0 मिनट, यहाँ पे भी होगा 0 मिनट। तो उस टाइम पे दोनों एक ही बिंदु पे हैं, एक ही स्थान पे हैं, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जब एक चक्कर वो पूरा करेंगे, पहले चक्कर में इसको कितना टाइम हो चुका होगा, सोनिया को 18 मिनट लग गए होंगे, और जो रवि का टाइम है वो 12 मिनट होगा। अब जब वो दूसरा चक्कर लगाएंगे तो उस टाइम पे देखो एक चक्कर को तो उसको 18 मिनट लग रहे हैं, दूसरे चक्कर में इसको 36 मिनट लगेंगे, और इसको 12 दूनी 24 मिनट लगेंगे। ठीक है, वैसे ही तीसरे चक्कर में भी होगा। तो हमें क्या करना है, इनका मल्टीपल निकालना है, यानी 18 की पहाड़ी में जो जो भी नंबर आएंगे वो सारे इसके टाइम हो जाएंगे। तो 18 फिर 36, फिर तीसरे चक्कर में 54, फिर चौथे चक्कर में 72, फिर पाँचवें चक्कर में 90, ऐसे हो जाएगा। वैसे ही इसका भी होगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे ढंग से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 0, 18, 36, तीसरे चक्कर में यहाँ पे होगा 54, चौथे चक्कर में यहाँ पे होगा 72। वैसे आगे बढ़ते जाना है जब तक ऐसे टाइम बराबर ना हो जाए। वैसे ही इसका होगा 12, फिर 24, तीसरे चक्कर में इसका होगा 36, फिर ऐसे आगे करते करते 48। तो देखो ये बराबर कहाँ पे आ रहे हैं, देखो यहाँ पे भी 36 आ रहा है, यहाँ पे भी 36 आ रहा है। तो इसका मतलब 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो गया 36 मिनट। ठीक, तो ये देखो मैंने आपको ट्रेडिशनली तरीके से बताया कि ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है, बट आपको एग्ज़ाम में कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हमें एलसीएम निकालना होता है, और एलसीएम निकालना तो मैंने आपको बता दिया है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखो अगर हमें 18 और 12 इसका अगर एलसीएम निकालना है तो पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। तो देखो यहाँ पे सम संख्या है, मतलब 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 6, फिर 2 का जाएगा, यहाँ पे होगा 3, फिर 3 का जाएगा, यहाँ पे होगा 1। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। वैसे ही 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 9, फिर 3 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 3, फिर 3 का जाएगा, यहाँ पे होगा 1। तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। ठीक है, अब देखो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो संख्या कॉमन है उसको एक बार लिख दो। तो 2 कॉमन है तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। फिर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, उसको भी लिख दो, तो 3 भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है मतलब 3 को भी लिख दिया, 2 कॉमन नहीं है मतलब 2 को भी लिख दिया। तो एलसीएम कितना आ रहा है, इनको गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4 गुणा 3 3 9, और 9 चौको 36। तो 36 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया, और यहाँ से भी हमारा आंसर 36 ही आ रहा था। ठीक, तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखो इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो केवल 2 प्रकार की ही हो सकती हैं। एक तो होती है परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन वैसे स्पेशली इसकी डेफिनेशन नहीं है, बट ऐसे कह सकते हैं कि जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। या ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब वो संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे इनको शो किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि अपरिमेय संख्या की कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है। तो हम पहले ये मानेंगे कि मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है, और फिर अपने आप को गलत प्रूव करेंगे। तो ये प्रूव हो जाएगा कि अगर √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही चीज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो ये अगर एक परिमेय संख्या है इसका मतलब जो √5 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जहाँ जो P और Q है वो क्या होती हैं, वो आपस में होती हैं सअभाज्य संख्याएं। ये चीज़ आपको लिखना ही भी होगा यहाँ पे। ठीक है, और साथ में क्योंकि बटे में 0 तो हो नहीं सकता, तो Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होगी सबसे पहले तो।
ठीक है। अब देखो सहअभाज्य का मतलब अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैं बता देता हूँ सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखो सहअभाज्य का मतलब होता है कि जिनका एचसीएफ 1 के बराबर आता है उनको बोलते हैं सहअभाज्य। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं संख्या लूँ 2 और 5, तो 2 और 5 का अगर मैं एचसीएफ निकालूँ तो कितना आता है, इनका एचसीएफ आता है 1, तो ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं होगी। वैसे ही अगर मैं लेता हूँ 2 और 10, तो इनका एचसीएफ कितना आता है, देखो इनका एचसीएफ आता है 2 के बराबर। तो 2 के बराबर आने का मतलब क्या है, ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ 2/10, तो 2/10 को और छोटा हम करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो मतलब 2/10 को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। अब देखो 2/10 तो सहअभाज्य संख्याएं नहीं थी, बट 1/5 सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको सहअभाज्य बोलते हैं। अब देखो इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, इनका एचसीएफ 1 के बराबर आ रहा है। मतलब जो P/Q वाली फॉर्म जो है उसको काट के हमने ऐसे बना दिया कि उसको और छोटा हम नहीं कर सकते हैं, लास्ट में ये सबसे छोटी फॉर्म है, तो P/Q ऐसे लिया है हमने कि जो इनकी सबसे छोटी फॉर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। तो यहाँ तक हमने इसको कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे √5 बराबर P/Q हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये √5, तो √5 का भी वर्ग हो जाएगा और बटे में P/Q है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे √5 है तो इसका स्क्वायर तो 5 होता है, बराबर अब P/Q का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो ये हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ Q² बराबर हो जाएगा P²/5। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो 5 है, चूँकि यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो 5 है वो P² को क्या करता है, विभाजित करता है। P² को 5P² को विभाजित करता है। विभाजित करने का मतलब ये है कि देखो अगर P² का जैसे एग्जांपल के लिए P² की वैल्यू कोई नंबर होता है, जैसे मान लीजिए P² की वैल्यू लेता हूँ मैं 125। ठीक है, तो P² की जगह पे 125 हो गया और बटे में आ गया 5। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो देखो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखी गई है ना, सेम टू सेम वही चीज़ है कि अगर मैंने P² की वैल्यू 125 मान ली तो ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, P² की जगह पर 125 हो गया, Q² की जगह पर 25 है और बटे में है हमारे 5। मतलब ये ऐसे है, अगर मैं इसका वर्ग निकालूँ तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग बटे में 5 बराबर 5 का वर्ग। तो आप देख रहे होंगे कि P की जगह पर यहाँ पे क्या है, इसको अगर इस रूप में लिखो तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर। तो देखो सेम टू सेम यही चीज़ है ना, ये कि Q है, यहाँ पे 5 है, स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बराबर है, यहाँ भी बराबर है। अब 25 है और इसका स्क्वायर है तो P है, उसका स्क्वायर है, बटे में 5 है, बटे में 5 है। तो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, केवल ये नॉन वेरिएबल के फॉर्म में है और ये वेरिएबल के फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं P जो 5 है वो किसको विभाजित कर रहा है, P² को विभाजित कर रहा है। अब देखो अगर 5 P² को विभाजित करेगा तो जो 5 है वो P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, करेगा। अब क्यों करेगा, क्योंकि ये आपकी प्रमेय 1.5 है, प्रमेय 1.5 नहीं 1.3 है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर उसके स्क्वायर को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। जैसे आप देख रहे होंगे कि 25 का स्क्वायर जो 5 है वो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो यहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ पे जो P की वैल्यू है वो 25 है, P की वैल्यू मैंने 25 ले ली, तो P² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P² की वैल्यू हो जाएगी 125। अब देखो जो 5 है वो P² को विभाजित कर रहा है, मतलब 125 भागा 5 हम करेंगे तो देखो पूरी बार विभाजित कर रहा है, तो 5 P को भी विभाजित करेगा। मतलब जो 5 है तो P 25 है तो 25 को भी पूरी बार विभाजित कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसका प्रूफ ले लिया। ठीक है, तो ये सारा रफ वर्क है, इसको नहीं करना है आपको, केवल ये करना है। तो ये कहाँ से आई, प्रमेय 1.3 से हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखो P²/5 करके हमें Q² मिल रहा है। तो मान लीजिए हमें, क्योंकि अब 5 को विभाजित कर रहा है ना P, तो अगर मान लीजिए जो 5 है वो P को अगर विभाजित कर रहा है तो इसको विभाजित करके मान लीजिए M मिलता है।
अब वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है, तो हमने m ले लिया। आप अपनी तरफ से a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने फ़िलहाल m ले लिया। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माना भी लिख देंगे कि माना जब 5 p को विभाजित कर रहा है तो तब हमारे पास m आता है। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो p की वैल्यू आएगी हमारे पास 5m। ठीक, तो ये अगर मैं इसको अगर इक्वेशन 1 मानता हूँ और इसको 2 मानता हूँ, या यहाँ पर क्योंकि p की वैल्यू हमने निकाल दी तो यहाँ पे लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ पर रख दो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर p की वैल्यू 5m है तो यहाँ पे हो जाएगा 5m, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा और बटे में हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास। देखो स्क्वायर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, मतलब 5 का स्क्वायर भी होगा, m का स्क्वायर भी होगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू एम स्क्वायर अपॉन 5। अब इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 5 है तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 5 बराबर हो गया हमारे पास m स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर जो 5 है वो पी स्क्वायर के बटे में था तो इसका मतलब 5 जो है किसको विभाजित कर रहा था, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। और यहाँ पे देखो 5 अब किसके बटे में है, क्यू स्क्वायर के बटे में है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा जा सकता है कि जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है। तो इसीलिए जो 5 है वो किसको विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो 5 है वो P व Q दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित करता है। अब दोनों को विभाजित करने का मतलब क्या है कि P अपॉन Q, देखो स्टार्टिंग में हमने P अपॉन Q ऐसे माना था ना, तो 5 इसको भी विभाजित कर रहा है और इसको भी विभाजित कर रहा है। विभाजित करने का मतलब देखो कब विभाजित करेगा, जब P की वैल्यू कोई ऐसी हो कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर P की वैल्यू अगर मैं 125 लेता हूँ तो Q की वैल्यू मान लीजिए 25 है। ठीक है, तो कब विभाजित करेगा, क्योंकि 5 तब इसको भी करेगा विभाजित, इसको भी करेगा। तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों का जो HCF है वो एक के बराबर तो नहीं आ रहा है ना। 1 के बराबर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि जो 5 है वो दोनों को विभाजित कर रहा है। तो दोनों को विभाजित करने का मतलब यहाँ पे भी विभाजित करेगा, यहाँ पे भी 5 होगा और यहाँ पे भी कितना होगा, 25 होगा। तो आप देख रहे होंगे कि इनका HCF 1 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 5 दोनों को विभाजित कर रहा है। तो मैंने बोला था कि P अपॉन Q ऐसा होना चाहिए कि काट कूट के सबसे छोटा नंबर, मतलब ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिससे कि हमारा HCF 1 आए। तो यहाँ पे HCF 1 तो नहीं मिल रहा है क्योंकि 5 इसको भी विभाजित कर रहा है, इसको भी कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए जो P और Q है इन दोनों का जो HCF है, इन दोनों का जो HCF है वो 1 के बराबर नहीं है। अब इनका HCF 1 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि P व Q क्या नहीं है, सहअभाज्य, सहअभाज्य नहीं है। अब देखो स्टार्टिंग में हमने ये माना था कि P और Q क्या है, P और Q क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, जबकि हमने यहाँ पे ये निकाल दिया कि ये दोनों सहअभाज्य नहीं है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए यह हमारी कल्पना का क्या करता है, विरोधाभास करता है, हमारी कल्पना का विरोध करती है। ठीक है, अब ये हमारी कल्पना का विरोध कर रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, अतः जो √5 होगा वह एक, अब देखो परिमेय संख्या हमने मानी थी तो परिमेय संख्या का उल्टा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो इतना आसान है इनको सॉल्व करना, और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है।
ठीक है, ये आपको पता होना ही चाहिए। अब देखो सेम टू सेम बाकी अब फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि यहाँ पर √5 की जगह पर क्या है। अगर √5 की जगह पर √2 भी होता है, √3 भी होता है या √7 भी होता है तो करना सेम टू सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर √2 होता तो √5 की जगह तो 2 हो जाता, यहाँ पे भी 2 हो जाता, यहाँ पे भी 2 हो जाता, यहाँ पे भी 2 हो जाता, मतलब जहाँ पे 5 है वहाँ पे 2 करना है। अगर 7 होता तो हर जगह पे 7 होगा, अगर 3 होगा तो हर जगह पे 3 हो जाएगा। बाकी प्रोसेस सेम टू सेम यही है। जो मैंने ये ग्रीन कलर में लिखा है तो ये सारा आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर आप इतना भी करेंगे, देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हर हाल में आपको करना ही है, चाहे आपको समझ में आए या ना आए। तो अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो इसको रट सकते हैं आप, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना ही है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या होने का मतलब क्या है कि इसमें भी वही चीज़ हम करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो 2 ही प्रकार से हो सकते हैं, या तो वो परिमेय हो सकती हैं या अपरिमेय हो सकती है। अब क्योंकि अपरिमेय संख्याओं की प्रॉपर डेफिनेशन हम नहीं दे सकते हैं, तो हम ऐसे समझते हैं कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, इसका मतलब वो ऑब्वियसली बात है क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये मानेंगे कि मान लीजिए ये एक परिमेय संख्या है। अब अपनी चीज़ को गलत प्रूव करेंगे, उसके बाद क्योंकि परिमेय संख्या तो नहीं आएगी, वो क्या आ जाएगी फिर, अपरिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो परिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये जो परिमेय संख्या हमने मानी है इसको भी हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 है 2 है, तो एक तरफ हमें रूट वाला जो नंबर है उसको एक तरफ लेके आना है, बाकी दूसरी तरफ और नंबर लेके आने हैं। तो ये जो 3 है इसको अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2√5 = P/Q, और साथ में यहाँ पे क्या है 3 है, तो इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 बचा इसको भी इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा यहाँ पे √5 = P/Q -3/2। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये रूट वाला यानी जो अपरिमेय संख्या है वो हमने अलग कर दी। अब देखो ये तो हमें पता है ना कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये अपरिमेय संख्या है, जबकि ये वाला नंबर क्या है, देखो P/Q जो होता है वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो परिमेय संख्या ये है, -3 भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5, तो आपको पता है ना 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको मैं 5/1 लिख सकता हूँ। वैसे ही माइनस में यहाँ पे 3 है, तो अब देखो ये भी परिमेय संख्या है तो बटे में 1 लिख सकते हैं। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, देखो मुझे मिल रहा है 2, तो 2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या ही होती है। तो यहाँ पे इसके बदले में परिमेय संख्या लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऊपर परिमेय संख्या है और नीचे भी क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ √5 बराबर ये हो जाएगा परिमेय संख्या माइनस ये भी हो जाएगी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और बटे में ये भी परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम परिमेय संख्या। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करके तो हमें परिमेय संख्या मिल रही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √5 बराबर ये हो जाएगी ऊपर परिमेय संख्या, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारा बटे में भी परिमेय संख्या। अब देखो अगर कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे अंश में मैंने 5 लिख दिया और हर में 3 लिख दिया, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो इसको भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। आप देख रहे होंगे ये P/Q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या हो जाएगी, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं हम √5 बराबर हो जाएगी परिमेय संख्या। देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा इसको लिखना, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या बराबर यहाँ पे हो जाएगी परिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे कट कर देना, ठीक है। तो कट कर दिया हमने यहाँ पे, मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं
कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बस ये इसका आंसर हो गया। बाकी अगर ज़्यादा जैसे 6 नंबर में अगर पूछा जाता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, √5, ये जो √5 है इसको भी अपरिमेय संख्या शो करके दिखाएंगे। तो कैसे शो करके दिखाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही इसका सॉल्यूशन दे दिया था, ठीक है। तो वो वाला सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे केवल इसको दिखा देता हूँ आपको। देखो मानना क्या है, सबसे पहले √5 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद इसकी वैल्यू P/Q के बराबर लिखेंगे, उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करके इसको ऐसे करके सॉल्व करना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिए, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा, अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि जो अपरिमेय संख्या है उसको हम क्या मानते हैं, सबसे पहले परिमेय संख्या मानते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माना 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो ये अगर एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चूंकि ये हमने एक परिमेय संख्या मानी है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होना चाहिए, Q की वैल्यू एक तो 0 नहीं होनी चाहिए और साथ में P और Q आपस में सहअभाज्य होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इतना कर दिया। अब मैंने आपको बोला था कि ये जो √2 है उसको अलग से सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे केवल एक तरफ √2 होना चाहिए, बाकी जितने भी नंबर हैं उनको हम दाईं साइड लिख देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ गुणा करता हूँ, इसको अगर यहाँ गुणा करता हूँ या इसका उल्टा करता हूँ, तो यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2/1। अब लेफ्ट हैंड साइड का उल्टा कर दिया तो राइट हैंड साइड का भी करना होगा, तो ये हो जाएगा Q/P, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो √2 की वैल्यू है वो आ गई हमारी Q/P की बराबर। अब Q/P लिखो या P/Q लिखो, एक ही बात होती है ना। तो इसकी वैल्यू ये आ रही है हमारे पास क्या, P/Q, जो कि क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या। अब जबकि ये वाला हमें पता है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या यहाँ पे ये वाली है अपरिमेय संख्या, बराबर ये है परिमेय संख्या। तो देखो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। अगर कोई संख्या परिमेय है इसका मतलब वो अपरिमेय नहीं होगी, और कोई संख्या अगर अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो दोनों बराबर हैं, तो ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे कट कर देंगे। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, तो ये हमने लिख दिया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो अगर आपको ये जानना है कि जो √2 है वो अपरिमेय संख्या कैसी है, तो इसके लिए आपको इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 वाली वीडियो है वो देखिए, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। वहाँ पे मैंने √5 में ये चीज़ कराई है। तो √5 जहाँ पे 5 लिखा गया है उसमें हर जगह पे 2 कर देना, बाकी मेथड सेम टू सेम वही रहेगा, 5 की जगह पे केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें 7√5 दिया है, तो इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे कि मान लीजिए इसके बदले में यहाँ पे लिख देता हूँ कि 7√5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब इसके बदले भी यहाँ पे 7√5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 7√5। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, P/Q के बराबर। अब क्योंकि एक तरफ मुझे केवल √5 चाहिए तो इसका मतलब 7 को मुझे यहाँ से हटाना होगा, तो √5 की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 × P, ठीक है। इसको यहाँ से हटा के यहाँ आ गई। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि P/Q, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/7 गुणा ये P/Q होगा, ठीक है। P/Q लिखो या Q/P लिखो एक ही बात है, बट यहाँ पे जैसी चीज़ें हमें दी हैं वैसी चीज़ें तो हम लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा P/Q। तो देखो ये है यहाँ पे P/Q। अब देखो P/Q एक परिमेय संख्या होती है, ये भी एक परिमेय संख्या होती है, मतलब ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या इंटू परिमेय संख्या क्या होती है,
तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 3 ले लिया, 3 भी एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, 4 भी एक परिमेय संख्या है। तो इनको गुणा करके मुझे क्या मिलता है, 12 मिलता है। तो 12 भी एक परिमेय संख्या है, मतलब इनको गुणा करके हमें क्या मिल रही है, परिमेय संख्या मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिल गई परिमेय संख्या, तो इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल। तो देखो यहाँ पे मिल गई मुझे परिमेय संख्या और यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या होगा, इसीलिए 7√5 जो है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ कर दिया। अब आपको यहाँ पे भी ये अगर जानना है कि √5 अपरिमेय संख्या कैसे है, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 वाली वीडियो, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखो दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब तीसरे पार्ट में भी सेम टू सेम यही करेंगे। तो यहाँ पे 6 + √2 है, तो इसके बदले में यहाँ पे अब 6 + √2 ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 6 + √2, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे केवल √2 चाहिए, तो 6 को हटाना होगा, तो P/Q यहाँ पे हो जाएगा -6। अब देखो ये एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर √2 है, ये एक परिमेय संख्या है और 6 भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, तो मान लीजिए परिमेय संख्या मैं ऐसे लेता हूँ, 5 परिमेय संख्या है, -6 एक परिमेय संख्या है, तो इसको घटाएंगे, तो -1 मिलेगा जो कि एक परिमेय संख्या है। या ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसके बदले 9 ले लो, तो 9 - 6 करेंगे तो देखो 3 आता है, तो 3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है P, ये है Q। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे √2 हमारे पास आ गई अपरिमेय संख्या और दाईं साइड हमारे पास आ गई परिमेय संख्या। तो सेम टू सेम यही कंडीशन आ रही है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, इसीलिए क्या होगा, जो 6 + √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको ये भी देखना है कि √2 अपरिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 वाली वीडियो। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।